तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। ये वीडियो आप सबके के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ कुछ जो है वायरल प्रश्न जो कि 2022 में पूछे जा चुके हैं आपके यूजी सीयूईटी एग्जामिनेशंस के लिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक दोस्तों जरूर बना लीजिएगा। हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे और कुछ कुछ दोस्तों कॉन्सेप्चुअल प्रश्न रहेंगे जो कि फिजिक्स पर, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। जब तक आपका सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं तब तक इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंसेप्चुअल प्रश्न लेता आऊंगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके और आप लोग को जो है अच्छा कॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। दोस्तों देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअल प्रश्न देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2022 में आपका आ चुका है। किसमें? सीयूईटी में। ये 2022 के प्रश्न है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आप लोग पढ़े होंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू पोटेंशियल वी। मान लीजिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई ई नाम का भैया इलेक्ट्रॉन है, जो कि पोटेंशियल वी से जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। गाड़ी आप लोग चलाते हो ना, तो गाड़ी में एक्सेलरेशन देते हो ना, त्वरण देते हो, तब वो आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है पोटेंशियल वी से वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है ना। इलेक्ट्रॉन का मास m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उस इलेक्ट्रॉन का मास, उस इलेक्ट्रॉन का भार, अरे यार क्या बोलो, वेट समझ लो। मास जो कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, चलो। इट्स चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और उसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है कितना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये मास आप लोग याद रट लेना है आपको, ये एग्जाम में आ सकता है। और इस बार तो आसान पूछेगा, मेरे को पता है। चेक बोर्ड वाले भी बंदे इस बार आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस है। तो इतना याद कर लेना है कि क्या है यहाँ पर दिया हुआ, मास कितना दिया हुआ है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसको याद कीजिए। और चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब आगे आपको क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी की इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट कहानी, इंपॉर्टेंट वक्तव्य क्या है कि आप लोग दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या होता है, फटाफट याद कीजिए तो मन में, वीडियो देखते देखते। 1/2 mv², किसका फॉर्मूला होता है ये, काइनेटिक एनर्जी का। 1/2 mv²। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को मास अपन इलेक्ट्रॉन और चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 mv² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग 1/2 mv² लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को मैंने तो लिख दिया हूं, इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया हूं। अब क्या करना है, इधर और इधर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, m से गुना करेंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, m से गुना यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। m से गुना करने पर यहां पर हम लोग m लिख दिया, और यहां पर m से गुना करेंगे इस पक्ष में, तो m² होगा, जरूर होगा। अब लोग क्या इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, ये भागा में है, मतलब डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो इस 2 को इधर ले जाएंगे। इससे पहले एक काम हम लोग और करेंगे, इस m² v² को हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2mev होगा। अरे सेपरेट कर दिया हूं यार, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब mv ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इधर तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो ये रूट में बदलेगा। स्क्वायर इधर मान लीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है भैया, और इधर 1 है, तो 2 इक्वल टू √1 नहीं होगा, होगा। स्क्वायर जब हटता है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है उस साइड में, है ना। तो क्या करेंगे, mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mev। अब आपको याद रखना कल इस टर्म को याद रखिए आप। mv बराबर कितना आया,
√2 MeV। अब एक बात, अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, है ना, कुछ देर के लिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर स्वर आएगा, डायलॉग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। MB इक्वल टू हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आया, इतना आया ना, ठीक है। अब आप लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में यानी कि कुछ 1-2 महीने पहले। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इस लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, H/MB, यही ना होगा, H/MB। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, H/MB होता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़े होंगे यार, उसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मेट आया है लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, H/MB लिख सकते हैं। अगर आपको मैं अगर पूरा क्लियर कराता चलूंगा तो अभी बहुत टाइम चला जाएगा और आपका एग्जाम 20 दिन बाद है, तो इजीली करने का ट्राई करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए इस MB का जो हमारे सामने पहले आया था इक्वेशन, इसको हम लोग इस MB में पुट कीजिए, इस MB को हम लोग यहाँ पे पुट कीजिए फटाफट। तो फटाफट पुट कीजिए, तो फटाफट इस MB को इसमें पुट कीजिए। तो मैं पुट कर दूंगा ना, तो √2 MeV है ना, √2 MeV। देखिए क्या होगा, √2 MeV जब करेंगे उसमें पुट हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, H/√2 MeV। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस रूट को अलग से सेपरेट कर सकते हैं, इस रूट को अलग से, यानी कि लैम्डा इक्वल टू H/√2 ME और √V, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू पता है दोस्तों कितना होता है, H/√2 ME का वैल्यू होता है 12.27, है ना, 12.27 अपन √V, ये √V रहेगा, और इसका कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। अब इसको हम लोग अगर हम लोग माइक्रोमीटर के फॉर्मेट में लिखना चाहें, नैनोमीटर के फॉर्मेट में लिखना चाहें, तो क्या होगा 1.227 इंटू √V नैनोमीटर। तो यहाँ हमारे सामने ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये पहला सवाल हमारे सामने बन गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इससे थोड़ा और आसान है ना, वो थोड़ा AC/DC के फॉर्मेट में है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। ये आप लोग नोट कर लेना है इसको, ठीक है, छाप लेना पूरी तरीके से मैंने कैसे इसको सॉल्व करा, और आपको भी इसी प्रकार से कुछ सॉल्व करना है। तो अगला प्रश्न जो देखेंगे बहुत आसान है, वो प्रश्न इससे भी आसान है थोड़ा। तो गाइस अगला सवाल कुछ इस प्रकार से हमारे सामने। सवाल देखिए क्या है कि व्हेन 100 वोल्ट DC, 100 वोल्ट का कोई डायरेक्ट करंट जब कोई हम लोग अप्लाइड करते हैं, इज अप्लाइड अक्रॉस अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के अक्रॉस में लोग एक 100 वोल्ट का DC करंट अप्लाई करते हैं अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, तब 1 एम्पियर का करंट जो है हमको मिलता है। I इक्वल टू V/R होता है ना, तो उस V में मान लीजिए हम लोग 100 वोल्ट का DC अप्लाई किए, तो I का वैल्यू क्या होगा, 1 एम्पियर हमको मिलता है। तो व्हेन 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC, अब इसी सोलेनोइड में हम लोग 100 वोल्ट का और 50 हर्ट्ज का क्या करेंगे, DC डायरेक्ट करंट अप्लाई करेंगे, अब सॉरी AC अल्टरनेटिंग करंट अब अप्लाई करेंगे, is applied across the same solenoid, the current drops to 0.5 एम्पियर। अब हमारे सामने करंट कितना आता है, 0.5 एम्पियर। द इंडक्टेंस ऑफ, अब हमको निकालना क्या है, इंडक्टेंस निकालना, यानी कि L का वैल्यू हमको निकालना है, एक्सेल से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला फॉर्मेट क्या, जब हम लोग DC करंट अप्लाई करते हैं, तो जब DC का बात करते हैं पहले, जब DC करंट को अप्लाई करेंगे तो I का क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ I बराबर V/R होता है कि नहीं, है ना। तो I इक्वल टू बी कितना है, 100 वोल्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, 100 वोल्ट अपॉन R का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो I कितना मिलता है हमको, I कितना मिलता है, 1 एम्पियर मिलता है, यानी कि करंट कितना मिलता है, 1 एम्पियर मिलता है, 1। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना होगा, 100 आएगा, 100 आएगा ना भैया, 100 ओम आएगा, जरूर आएगा। रेजिस्टेंस कितना आया, 100 ओम, ठीक है। अब जब हम लोग AC अप्लाई करते हैं उसी में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/Z, ये उसका फॉर्मूला है AC के लिए, V/Z होता है, I इक्वल टू V/Z। तो अब हमारे सामने करंट कितना मिलता है, अब करंट कितना मिल रहा है, करंट 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर करंट मिल रहा है, कितना वोल्ट करेंगे तो 100 वोल्ट, इसमें फिर से हम लोग 100 वोल्ट देते हैं, तो कितना मिलेगा, 0.5 आपका करंट एम्पियर, और जेड के जेड ही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है,
अब हम लोग जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड का वैल्यू ये 0.5 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, 100/0.5 वो 100/0.5 नीचे होगा, 0.5 नीचे आएगा, तो 100/0.5 कितना होता है 200, 0.5 अगर नीचे रहेंगे तो कितना होगा 200 ओम। ठीक है, यहाँ जेड का वैल्यू यहाँ पर आर का वैल्यू दोनों वैल्यू निकल चुका है हमारे सामने, आर कितना है 100 ओम, जेड कितना है 200 ओम। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए जेड का एक फॉर्मूला होता है गाइस, जेड का हमारे सामने फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला उसको हम लोग ध्यान देंगे। जेड का क्या होता है फॉर्मूला होता है, चलिए हम लोग यहाँ चलिए यहीं पे मैं लिखता हूँ आपको। ठीक है, जेड का एक फॉर्मूला होता है क्या, रिएक्टेंस का। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंस क्या होता है √r² प्लस x²l, यही आपको निकालना है, इस x²l का वैल्यू आपको निकालना है। इसका वैल्यू कितना है, इंडक्टेंस का आपको वैल्यू निकालना है। जेड का क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू √r² प्लस x²l, x और l मतलब क्या होगा यहाँ पर इंडक्टेंस, तो वही इंडक्टेंस आपको निकालना है। अब देखिए हमारे सामने r का क्या वैल्यू दिया हुआ है, फिर सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि इस रूट को इधर ले जाएंगे, तो इस रूट को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा z², इस रूट को अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो जेड क्या हो जाएगा z² में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जरूर अच्छी बात है। यह r² के r² ही रहेगा और प्लस x²l। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज x²l को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4π² v²l²। ठीक है, v²l², इसको आपको याद रखना है x²l, यानी कि हम लोग इंडक्टेंस को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं xl को, तो यहाँ पे हम लोग सामने l आ गया, l का अलग फॉर्मेट में आ गया। देखिए मैं थोड़ा ब्लू पेन से आपको दिखाता हूँ, इसको मैं जब इस फॉर्मेट में लिखा ना, ये 4π² v² और l² के फॉर्मेट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने l मिल गया, यानी कि जो हमको निकालना है, क्या निकालना है इंडक्टेंस निकालना है, तो वो हमारे सामने सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आर के जगह में क्या पुट करेंगे 100 वोल्ट, बी कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, आसान है भाई, और एल के जगह में कुछ नहीं, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं फटाफट। आर कितना है 100 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा 4π² और क्या है 50, सॉरी हाँ यहाँ पर हर्ट्ज लिखना है, वी के जगह में हर्ट्ज, जितना हर्ट्ज एसी में अप्लाई करते हैं, कितना हर्ट्ज हम लोग एसी में अप्लाई करते हैं उसको हम लिखना है किसमें वी में, वोल्ट में। ठीक है, इसके साथ तो 50 हर्ट्ज भी तो अप्लाई कर रहे हैं ना किसमें एसी में, तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 हर्ट्ज, 50 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 50 का स्क्वायर करेंगे, एल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जेड का कितना है वैल्यू, देखिए यहाँ पर हम लोग मैंने निकाला था पहले 200 ओम, 200 का स्क्वायर ये होगा। अब इससे आप लोग जब तुझसे एल का सॉल्व करोगे तो l² इक्वल टू पूरा टर्म चल जाएगा इसका डिवाइड में, सॉरी ये पहले माइनस में इसका जाएगा, फिर ये पूरा टर्म चल जाएगा डिवाइड में, तो एल का वैल्यू कितना आएगा 0.55 शायद आएगा, हट जाए ये इतना ही आएगा ना, हाँ ठीक है 0.55 हट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0.55 हट जाए, कुछ इसी फॉर्मेट से ये बनेगा, है ना, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे अगला वाला, जो कि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, ध्यानपूर्वक हम लोग सॉल्व करेंगे अगला प्रश्न को। और इसके बाद जो है दोस्तों कंसेप्चुअल प्रश्न है, मतलब थोड़ा कंसेप्ट वाइज आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप लोग से बनेगा। ये तो न्यूमेरिकल मैंने 2 बताया 2022 के प्रश्न में, अभी कुछ मैं आपको कंसेप्ट वाला प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसेप्ट वाले प्रश्न में क्या है कि फैराडे लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, 2 चीज आपको याद रखना है, फैराडेज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म, ये आपका प्रश्न 2022 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैराडे लॉ ही आपको नहीं पूछ सकता है, फैराडे लॉ का आपको इसमें 2022 में इंटीग्रल पूछा गया था, क्या पता इसमें आपको डिफरेंशियल फॉर्म पूछ के। ठीक है, मैक्सवेल का इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल का डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों चारों चीज आपको याद रखना है, 8 इक्वेशन वहां पे, यहाँ पे 2 इक्वेशन इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल फॉर्म में इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ए दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ है आपको ऑप्शन E.ds इक्वल टू Q/ε0, बी मान लीजिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ E.dl इक्वल टू -d5/dt, सी मान लीजिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इक्वल टू 0, और डी मान लीजिए दिया हुआ है B.dl
इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट है प्लस है, ये आई सी है, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा बताइए? फाराडेज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा? क्या ये वाला होगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू है ना। क्या ये वाला होगा? बिल्कुल यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है आपका किसमें? फाराडेज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म में। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, ये होता है आपका इसका इंटीग्रल फॉर्म किसका? फाराडेज लॉ का। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका आ सकते हैं एग्जाम में, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, तो आपको यार बने रहना है बस चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर दिन कम से कम 3-4 वीडियो अब आएगी हर दिन रेगुलर। मैं तुरंत वीडियो शूट करने वाला हूँ अगला इसके बाद। तो अब देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल फाइबर का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का आप लोग नाम सुने होंगे। इससे भी 2022 में सवाल पूछे जा चुके हैं ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में वहां पर आपको ये पूछा गया 2022 में कि ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग जो है क्या करते हैं कि वीडियो सिग्नल ट्रांसमिटिंग, आपका ऑडियो वीडियो सिग्नल है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के, मतलब आदमी बहुत दूर में है, ठीक है, बहुत दूर में है आदमी, और वहां से कोई आवाज़ यहाँ तक पास हो रहा है, इस सब के बारे में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पढ़ते हैं या जानते हैं। आपको ये पूछा गया था पिछले बार कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन से फिनोमिनन का यूज होता है ना, या फिर कौन से फिनोमिनन पर ये काम करता है ये ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर का कौन सा फिनोमिनन काम करता है? मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया। पहला रिफ्रैक्शन है, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और चौथा है आपका, चौथा क्या देंगे भैया? डबल रिफ्रैक्शन, मान लीजिए डबल रिफ्रैक्शन। ये 4 मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, ये छोटा चीज़ का आपको जानना बहुत जरूरी है। ये मतलब आपको एग्जाम में आने ही आने हैं, इसे जान लीजिए, ये एग्जाम में आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, और बाकी इसके बाद हम चर्चा करेंगे। बाकी आपको पढ़ना क्या क्या है अभी इसके बाद देखिए। अभी ये तो पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, दूसरा लेक्चर ये है। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको फिर बताऊंगा वीडियो आज शाम से, है ना। तो आपको क्या क्या पढ़ लेना, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जो पढ़ रहे हो ना टर्म में, देखिए मान लीजिए कि आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, है ना, चैप्टर वाइज जो भी है, आप लोग SI यूनिट, डायमेंशन, ये सब पढ़ लेना है। SI यूनिट, डायमेंशन, जो भी टर्म आ रहा है, जैसे इंडक्टेंस आ रहा है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है, रिएक्टेंस आ रहा है, तो सब आपको SI यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सब आपको याद कर लेना है। छोटा छोटी चीज़ ही पूछा जा सकता है। आपको इस बार इतना जान लीजिए 2022 से तो आसान पूछेगा इस बार क्वेश्चन CUET में। क्यों? क्योंकि इस बार जैक बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, पूरा स्टेट बोर्ड सब कोई भीड़ रहा है ना एग्जाम देने। पहले तो CBSE ICSE बोर्ड एग्जाम दिए थे, इस बार पूरा जैक बोर्ड और पूरा समझिए ब्रह्मांड भारत पूरा आ रहा है एग्जाम में, तो आसान क्वेश्चन पूछेगा, इतना जान लीजिए। बाकी मैं आपको तैयारी करा दे रहा हूँ, बस फॉलो करते रहिए। मजा आ रहा है तो यार लाइक बटन जरूर दबाइए, अगला वीडियो बढ़िए, कौन टॉपिक बनाओ। बाय, टेक केयर दोस्तों।